वेलकम लिसनर्स। टुडेज टॉपिक इज यूनिट 7 रेम्यूनरेशन यानी कि सैलरी सिस्टम, पेपर ऑफ MPA 14 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज की इस चर्चा में हम लोग समझेंगे कि आखिर ऑर्गेनाइजेशंस में कॉम्पेंसेशन यानी कि वेतन किस तरह से काम करता है। ये टॉपिक लिटरली बहुत ही फैसिनेटिंग है क्योंकि ये सीधे तौर पर इकोनॉमी और मोटिवेशन दोनों से जुड़ा हुआ है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। देखिए, जब हम कॉम्पेंसेशन या मुआवजे की बात करते हैं तो ये सिर्फ पैसे देने तक सीमित नहीं है। इसके दो मेन फंक्शंस होते हैं। पहला है इक्विटी फंक्शन, जहां एम्प्लॉइज को लगना चाहिए कि भाई उन्हें उनके काम के हिसाब से बिल्कुल सही और बराबर पैसा मिल रहा है। और दूसरा होता है मोटिवेशनल फंक्शन, ये उन्हें और बेहतर परफॉर्म करने के लिए पुश करता है। लेकिन अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी उतनी ही क्रूशियल है। मतलब एम्प्लॉइज को मोटिवेट भी रखना है और कंपनी का बजट भी तो मेंटेन करना है ना। ये एकदम बैलेंस का खेल है। तो आज की इस एक्सप्लेनर चर्चा के 5 मेन टॉपिक्स हैं: साइकोलॉजी ऑफ कॉम्पेंसेशन, वेज लेवल्स और इकोनॉमिक्स, फेयर रिम्यूनरेशन, जॉब इवैल्यूएशन और फाइनली सेंट्रल पे कमीशंस। बस यही हमारा रोड मैप रहेगा। आइए बढ़ते हैं सेक्शन 1 की तरफ, द साइकोलॉजी ऑफ कॉम्पेंसेशन, मोटिवेशन एंड इक्विटी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ना वेज और सैलरी के बीच एक बहुत ही क्लियर डिस्टिंक्शन होता है। हम आम बोलचाल में इन दोनों शब्दों को इंटरचेंज करके यूज कर लेते हैं, राइट? लेकिन टेक्निकल टर्म्स में वेज यानी मजदूरी आमतौर पर आर्ली रेट के रूप में एक्सप्रेस की जाती है। ये ज्यादातर शॉप फ्लोर वर्कर्स या डेली वेजेस से जुड़ी होती है। वहीं दूसरी तरफ सैलरी हमेशा एक मंथली रेट पर फिक्स्ड होती है, जो जनरली सीनियर लेवल्स, मैनेजमेंट या ऑफिस स्टाफ के लिए यूज होती है। दोनों में बेसिक फर्क यही है। अब बात करते हैं पे के टाइप्स की। देखिए, एक होता है इमीडिएट पे, जैसे वीकली या मंथली सैलरी जो तुरंत मिल जाती है, और एक होता है डिफर्ड पे, जैसे पेंशन, प्रॉफिट शेयरिंग या बोनस जो आगे चलकर मिलता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मनी वेज वर्सेस रियल वेज। रियल वेज असल में एक एम्प्लॉय की परचेजिंग पावर और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर डिपेंड करता है। सोचिए, अगर इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ गई तो रियल वेज अपने आप गिर जाएगी। सो बॉटम लाइन ये है कि हालांकि पे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है, लेकिन स्टडीज और रिसर्चेस दिखाती है कि हाई जॉब सेटिस्फैक्शन का मतलब हमेशा हाई प्रोडक्टिविटी नहीं होता। कई बार डिससैटिस्फाइड एम्प्लॉयज भी बहुत कमाल का परफॉर्म कर जाते हैं, यानी इनके बीच कोई बिल्कुल डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2, वेज लेवल्स एंड इकोनॉमिक्स, द मैक्रो डिबेट। मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर वेजेस आखिर तय कैसे होते हैं, इस पर दुनिया भर में 2 बिल्कुल अलग विचारधाराएं हैं। एक तरफ है पब्लिक चॉइस थियोरिस्ट्स जो फ्री मार्केट इकोनॉमी को स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं। उनका कहना है कि वेजेस ना लेबर की डिमांड और सप्लाई से तय होने चाहिए, इससे वर्कर्स और कंज्यूमर्स दोनों को बेहतर चॉइसेस मिलती हैं। लेकिन दूसरी तरफ कंट्रोल्ड इकोनॉमी में सोशलिस्ट्स का आर्गुमेंट थोड़ा अलग है। वो कहते हैं कि फ्री मार्केट में एम्प्लॉयर्स सारा सरप्लस वैल्यू हड़प लेते हैं, जिससे वर्कर्स का सीधा एक्सप्लॉयटेशन होता है। इसलिए उनका मानना है कि वर्कर्स को बचाने के लिए वेजेस प्रॉपर लॉज और लेजिस्लेशन के थ्रू तय होने चाहिए। हमारा मकसद यहाँ किसी एक साइड को सही या गलत बताना नहीं है, बल्कि इस मैक्रो लेवल टेंशन को समझना है जो ग्लोबल पॉलिसीज को शेप करती है। 1948 की फेयर वेज कमेटी ने वेजेस को एसेंशियली 3 लेवल्स में डिवाइड किया था। पहला स्टेप है मिनिमम वेज, जो किसी भी वर्कर की हेल्थ, वेलबींग और बेसिक डिसेंसी के लिए एकदम बेसिक और अनिवार्य है। ये उनका एक्सप्लॉयटेशन रोकता है। दूसरा स्टेप आता है फेयर वेज, जो मिनिमम से थोड़ा ऊपर होता है, और ये एम्प्लॉयर की कैपेसिटी टू पे यानी उनकी भुगतान करने की क्षमता पर निर्भर करता है। और सबसे टॉप पर है लिविंग वेज। इसमें बेसिक नेसेसिटीज के साथ साथ थोड़े इंसेंटिव्स और एक बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी शामिल होता है। असल में हर सोसाइटी का अल्टीमेट गोल इस लिविंग वेज तक पहुंचना ही होता है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 3, प्रिंसिपल्स ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन, स्ट्रक्चरिंग एमोल्यूमेंट्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सैलरी सेट करने के कुछ कोर प्रिंसिपल्स होते हैं। सभी एम्प्लॉइज की पे को फेयर और इक्विटेबल बनाना सच में एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल चैलेंज है। एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है समान काम के लिए समान वेतन, यानी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। सुनने में बहुत सिंपल लगता है, पर प्रैक्टिकली इक्वल वर्क को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर इंसान के काम करने का तरीका और एफिशिएंसी अलग होती है। इसके अलावा जॉब में इन्वॉल्व रिस्क्स, हैजर्ड्स, एक्सपीरियंस और स्किल्स के हिसाब से वेरिएशंस होने ही चाहिए। साथ ही कंज्यूमर प्राइस लेवल्स यानी इन्फ्लेशन को पीरियोडिक वेज रिविजन्स में काउंट करना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। और एंड में एम्प्लॉयर की कैपेसिटी टू पे को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर इकोनॉमी खराब चल रही है तो एम्प्लॉयज अकेले प्रॉस्परस नहीं हो सकते ना।
अब आते हैं सेक्शन 4 पर, मेथड्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन, डिटर्मिनिंग वर्थ। तो उन फेयर रेम्यूनरेशन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस जॉब इवैल्यूएशन का सहारा लेती हैं। इसके ब्रॉडली 2 तरीके हैं। पहले बात करते हैं नॉन एनालिटिकल मेथड्स की। इसमें एक है जॉब रैंकिंग, जहां जॉब्स को उनकी ओवरऑल इंपॉर्टेंस के हिसाब से ऊपर से नीचे तक सिंपली रैंक कर दिया जाता है। बहुत इजी है। दूसरा है जॉब क्लासिफिकेशन, जहां जॉब्स को पहले से बने हुए लेबर ग्रेड्स के साथ मैच किया जाता है। ये तरीके छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए तो बढ़िया हैं, पर इनकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये है कि ये जॉब्स के बीच का एग्जैक्ट मैथमेटिकल या डिग्री ऑफ डिफरेंस नहीं बता पाते। वहीं दूसरी तरफ आते हैं एनालिटिकल मेथड्स। इन्हें मोस्टली बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं क्योंकि ये हाईली स्ट्रक्चर्ड होते हैं। इसमें फैक्टर कंपैरिजन होता है, जहां की जॉब्स के एट्रीब्यूट्स को कंपेयर किया जाता है, लाइक किस जॉब में कितनी मेंटल या फिजिकल रिक्वायरमेंट है। और फिर आता है पॉइंट मेथड, जो ऑनेस्टली सबसे पॉपुलर है। इसमें जॉब को अलग अलग कंपेंसेबल फैक्टर्स में बांट देते हैं, जैसे स्किल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एफर्ट और वर्किंग कंडीशंस। फिर हर एक फैक्टर को मैथमेटिकली पॉइंट्स असाइन किए जाते हैं। एंड में इन पॉइंट्स के टोटल स्कोर से तय होता है कि वो जॉब आखिर किस सैलरी ग्रेड में फिट बैठेगा। ये एकदम ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक अप्रोच है। चलिए देखते हैं सेक्शन 5, इंडियाज सेंट्रल पे कमीशंस रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। भारत में सैलरी स्ट्रक्चर करने में पे कमीशंस का एक बहुत ही अहम रोल रहा है। जैसे थर्ड पे कमीशन ने एक साउंड पे स्ट्रक्चर के 3 मेन गोल्स हाईलाइट किए थे। पहला था इंक्लूसिवनेस, यानी सिविल सर्विसेज में एक यूनिफॉर्म पैटर्न होना चाहिए। दूसरा था कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी, इसका मतलब है कि पे स्केल से ना टोटल एमोल्यूमेंट्स की पूरी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अलाउंसेस अलग अलग टुकड़ों में बंटते हुए हों। और तीसरा था एडिक्वेसी, यानी सैलरी एम्प्लॉय की स्किल्स, क्वालिफिकेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बिल्कुल अनुरूप होनी चाहिए। गवर्नमेंट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही होता है कि स्केल्स को रैशनलाइज किया जाए और एक मॉडल एम्प्लॉयर बनकर दिखाया जाए। अगर हम सिविल सर्विस रैंक क्लासिफिकेशन के रियल डेटा पर नजर डालें तो 5th पे कमीशन के हिसाब से सेंट्रल सिविल पोस्ट्स को ग्रुप ए, बी, सी और डी में क्लासिफाई किया गया था। ग्रुप ए की मैक्सिमम लिमिट 4000 रुपए से कम नहीं थी, जबकि ग्रुप डी की 1150 रुपए या उससे कम थी। हालांकि ये प्योरली पे स्केल्स पर बेस्ड क्लासिफिकेशन था, लेकिन इसमें यूज होने वाले टर्म्स जैसे गजेटेड और नॉन गजेटेड को काफी क्रिटिसाइज भी किया गया। कई लोगों का मानना था कि ये टर्म्स फ्यूडल या सामंती सोच का प्रतीक हैं और इन्हें बदलना चाहिए। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 71%। ये नंबर असल में इन्फ्लेशन यानी महंगाई के सिवियर इम्पैक्ट को दिखाता है। एक टाइम पर सेक्रेटरी लेवल पर, जो कि गवर्नमेंट का हाईएस्ट लेवल होता है, सैलरीज में 71% तक का इरोजन रिकॉर्ड किया गया था। ये इस बात को परफेक्टली इलिस्ट्रेट करता है कि गवर्नमेंट के लिए टॉप लेवल्स पर भी एडिक्वेट पे मेंटेन करना रियल वर्ल्ड में कितना बड़ा और मुश्किल चैलेंज है। और बस यही वजह है कि पीरियोडिक पे रिविजन्स लिटरली इतने जरूरी होते हैं। आज की इस चर्चा के अंत में हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का एक बहुत ही प्रोफाउंड और प्रोवोकेटिव थॉट देखते हैं। उनका मानना था कि नए भारत की सेवा ऐसे लोगों द्वारा होनी चाहिए जो सिर्फ हाई सैलरीज के अट्रैक्शन के लिए नहीं, बल्कि काम की खुशी, लगन और राष्ट्र निर्माण के गौरव के लिए काम करें। ये कोट वाकई हमें सोचने पे मजबूर करता है कि क्या सच में पैसा ही मोटिवेशन का एकलौता जरिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Next unit will be discussed in next video. If you like to attend the quiz, see the description, quizzes. Please do like, subscribe and share.